अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बड़ा दिन गुजरा। कल वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उस खिताब में जो कुछ बातें कही गई हैं, पहले जरा उसकी तरह चलते हैं कि वो क्या गुफ्तगू थी, उनकी झलकियां देखते हैं, फिर प्रोग्राम में वापसी आते हैं। मैं इसलिए पाकिस्तान के अंदर सीरत नबी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों नबी की सीरत पढ़े? क्योंकि वो दुनिया की तारीख में सबसे अजीम इंसान वो थे। तो उनके रास्ते पे अल्लाह क्यों हमें कहता है चलो? क्योंकि वो अजमत का इंसान का रास्ता है। हम पकड़ लेते हैं दूसरा रास्ता जो हम समझते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है। अच्छा जी, वो फलाना ने हुक्म दे दिया, हम तबाह हो जाएंगे। अगर उसने वो फलाना मुल्क नाराज हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। हम रींग रहे हैं ज़मीन के ऊपर, हम चूंटियों की तरह रींग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कि जब मैंने 25 साल पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने कभी, आप मेरी कोई स्टेटमेंट पढ़ लें, मैंने हमेशा एक चीज़ कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। यानी अपनी कौम को किसी की ग़ुलामी नहीं करने दूंगा। ये 25 साल कोई मेरी स्टेटमेंट्स अभी आप देख लें, कोई पुरानी मेरी वीडियोज़ हैं, कभी इससे पीछे नहीं हटा मैं। जब मैं इक़्तिदार मुझे मिला तो मैंने तब फैसला किया कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फ़ॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी, हमारे मफादात के लिए होगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे, हम किसी को के ख़िलाफ़ होंगे, हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे। मैं तो सबसे पहले, मैं वो पाकिस्तानी हूँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो मैं तो सबसे पहले, मैं वो पाकिस्तानी हूँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियाँ थी, वो मैं पाकिस्तानी था क्रिकेट की वजह से। मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोगों को जानता हूँ। इंग्लैंड को तो आप इस तरह के, मेरा दूसरा घर था एक वक्त, तो मैं तो जानता हूँ। मैंने कभी ये नहीं, कभी किसी भी इंसानी माशरे, मैं कभी उसके ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकता। हाँ, हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज़ है उसकी मैं तनकीद करता हूँ। मैंने जब पाकिस्तान ने शिरकत की वॉर ऑन टेरर में, यानी जब जनरल मुशर्रफ हमें अमेरिका की जंग में लेके गए, मैं उस मीटिंग में था, मैं इस कमरे में था। इसी कमरे के अंदर सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, जिसके अंदर हेड्स ऑफ पार्टीज़ बुलाए थे, जिस तरह बाकी भी थे, मैं भी था। इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ वुंडेड बेयर की तरह है, एक ज़ख्मी रीछ की तरह है, वो हमें ना गुस्से में शायद हमें ना मार दे। और मुझे याद है, मैंने बार बार मीडिया पे, पार्लियामेंट में, हर जगह मैंने कहा कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। तो जैसे कि आपने देखा कि खान साहब ने जिस अंदाज में, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ कौम से खिताब किया, ये खिताब इस लिहाज से भी बहुत अहम था कि खिताब रिकॉर्डेड नहीं बल्कि लाइव था। यानी कि जो कुछ खान साहब कह रहे थे मनोअन वैसा ही हम तक पहुंच रहा था, अवाम तक पहुंच रहा था। आखिर इस खिताब की जरूरत क्यों पेश आई और इस खिताब के पीछे की कहानी क्या है? खान साहब ने कल की खिताब में हुकूमत के जो मामलात हैं, ना सिर्फ उनको अवाम के सामने रखा बल्कि पाकिस्तान के सियासी निजाम के खिलाफ होने वाली साजिशों के हवाले से भी अवाम को आगाह किया। इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर इस खिताब से पहले हमने देखा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया और वजीर आजम पाकिस्तान ने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू भी फरमाई कि आखिर क्यों पाकिस्तान के अमन को खराब करने के लिए बैरूनी कुव्वतें इस हद तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खान साहब ने जैसे कि बताया कि खत एक दिखाया गया था 27 मार्च के जलसे में, लेकिन उस खत का एक ऑफिशियल वर्जन अभी तक हुकूमत की जानिब से रिलीज नहीं किया। हालांकि इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस खत से मुताबिकत रखने वाली मुख्तलिफ कॉपीज मौजूद हैं जो सर्कुलेट की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल कॉपी इस हवाले से अब सामने नहीं आ सकी। और यही वजह है कि खान साहब, क्योंकि कुछ मामलात इस तरह से होते हैं हसास नौयत के कि हुकूमत इस तरह के मामलात को सामने नहीं ला सकती, तो खान साहब ने
हुकूमत की का मौकफ पेश करने के लिए अवाम से खिताब किया और अवाम को बताया कि आखिर मौजूदा सूरत हाल क्या है। अब इस सारे तनाजुर में जो इतवार को पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है उसके ऊपर क्या मामला होंगे। एक बात तो यकीनी है कि इस तमाम तर सूरत हाल का एक फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता हुआ नजर आया कि कल जिस अंदाज से हमने देखा कि केपीके में बल्दियाती इंतखाबात हो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वाज़े अक्सरियत हासिल होती हुई नजर आई और यही कहा जा रहा है कि इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहे इतवार के रोज वोटिंग के दिन हो या ना हो, लेकिन उसके बाद आने वाले आइंदा के इंतखाबात में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके पीछे क्या मामला है और आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इसी हवाले से हमें ज्वाइन करें जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर सहाफी तजिया कार। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर खान साहब के कल के खिताब को वो किस अंदाज में देख रहे हैं। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रिजवान साहब आप तो सीनियर सहाफी हैं, तजिया कार हैं, जरा ये तो बताएं ना, हमें समझाने की कोशिश तो करें कि आखिर ये मुल्क इतनी तेजी से इस तरीके से अदम एतमाद का, अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहा है, तो ये हालात कहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? शुक्रिया मेहमान साहब लाइन पर लेने का। सबसे पहली तो बात यह है कि यकदम सोचने वाली बात है कि यकदम पुरसकून सियासी हालात में एकदम भूचाल कैसे आ गया। पहले तो हमें इसका बुनियादी वजह तलाश करनी पड़ेगी और बुनियादी वजह आस्ता आस्ता आश्कार होती जा रही है कौम पर भी और तमाम जो है हमारी जो इदारे हैं बड़े उन सब पे आश्कार होती जा रही है कि इसके पीछे लाजमी कोई ना कोई ऐसा बैरूनी हाथ है जिसने ये तमाम चीजें यकदम एक्टिवेट की और आज मुल्क जो है एक बहुत बड़े सियासी बहरान से दो चार है। लेकिन सर ये आप कह रहे हैं कि कोई बैरूनी कुव्वतों ने काम किया, सर मामला तो हमारे अंदर से हो रहा है, चेहरे तो वही पुराने हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि क्या बैरूनी कुव्वतों ने इनके साथ मिलकर किया या इनके अपना इनफरादी मामला है ये? देखें आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं, कौम सब चीजें जानती है, पहले वाला शऊर नहीं है, कौम बहुत अच्छे तरीके से हर चीज समझती है। इसके बिल्कुल वाज़े इशारे हैं, जिस तरह एक खत के एक मुरासले के मंदरजात बताए गए और सारे हमें पता चले, उस हिसाब से ये नजर आता है कि यकदम तमाम सियासी जमातों में एक बेचैनी सी पाई गई, यकदम हुकूमती इत्तेहादी अलहदा होने लग पड़े और एक जो अपोजिशन जो बिल्कुल बेजान नजर आ रही थी उसके अंदर एक भरपूर एक अज़म आ गया, एक जान आ गई। जबकि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आपको नजर आ रहा है कि करोड़ों में जो है वो MNAs MPs बिक रहे हैं। आखिर इसकी कोई वजह तो होगी। ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत के इत्तेहादी बगैर किसी हुकूमती पॉलिसी के इख्तलाफ किए और आज हुकूमत के खिलाफ वोट डालने पर राजी हो गए? नहीं, लेकिन रिजवान साहब ये तो समझाए ना कि हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं और अपोजिशन की तहरीक भी अपने जोर पे आ रही है, तो हुकूमत की कोई चूक हुई है कि ये आज तमाम तर लोग एक साथ इस तरीके से आ गए? और कल जो खान साहब ने कौम से खिताब किया एक बड़ा ही जबरदस्त अंदाज में खिताब था, तारीख के एतबार से इस लिहाज से भी मुनफरिद था कि आज तक वजीर आजम इस तरीके से लाइव आके, रिकॉर्डेड तकरीर तो अक्सर सुनी लेकिन लाइव तकरीर कौम से खिताब में कभी इस तरह से नहीं सुनी गई, तो इसकी क्या अहमियत है? देखें, वजीर आजम ने कौम पर तमाम हकीकत जो है वो खोल कर रख दी, कौम को समझा दिया कि कुछ ऐसे मामलात वो कौम से शेयर नहीं कर सकते जो अहम कौमी सलामती के मामलात हैं, वो कौम से खुलकर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कौम को समझा दिया कि पाकिस्तान एक खुद मुख्ताराना फैसले करेगा तो बैरूनी ताकतें उसमें मुदाखलत करेंगी। अगर आप तारीखी एतबार से देखें तो आज तक अमेरिका का और तरीकाकार ही यही रहा है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उसी मुल्क के मौजूद लोगों को मिलते हैं, उनके लीडर से मिलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और अपनी मर्जी की हुकूमत रखते हैं ताकि इस मुल्क को हम हमेशा अपने गुलाम रखें, इस मुल्क को हम अपने दबाव में रखें और जब हमें इसकी जरूरत पड़े हम इस मुल्क को इस्तेमाल कर सकें। इमरान खान का बज़ाहिर यही जुर्म नजर आता है कि इमरान खान ने एक आज़ादाना पॉलिसी का ऐलान किया, उनकी डिक्टेशन मानने से इनकार कर दी, जिसकी वजह से ये तमाम
बैरूनी ताकतें इमरान खान के लेकिन खिलाफ लेकिन हो गई। लेकिन रिजवान साहब, अगर खान साहब ने इतना ही कमाल काम किया, इतना ही अच्छी अंदाज से अपनी अपनी आजादी खुद मुख्तारी का सौदा ना होने दिया, तो क्यों हुकूमत के अपने इत्तेहादी छोड़ के चले गए जो हुकूमत के साथ 3.5 साल तक हुकूमत का हिस्सा रहे? हमने देखा कि किस तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने छोड़ दिया, MQM पाकिस्तान ने छोड़ दिया, काफ लीग ने भी जिस अंदाज से हुकूमत में शमूलियत की, एक अपने लिहाज से बड़ी डील क्रैक करके की, ना कि हुकूमत का इस एतबार से साथ दिया हो कि नहीं खान साहब ने काम अच्छा किया और हम हुकूमत के साथ हैं। देखिए, जब आप वाज़ेह अक्सरियत के साथ कोई हुकूमत नहीं बना पाते और आपको इत्तेहादी रख के कोalition हुकूमत तश्कील देनी पड़ती है, तो ये मसाइल तो होते हैं। किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट के ऊपर इत्तेहादी आपसे अलहदा हो सकते हैं। लेकिन मेमन साहब, इस वक्त यहाँ पर मामला पाकिस्तान की सियासत का नहीं, पूरे पाकिस्तान की सलामती का है। अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो आप खुद भी समझते हैं, अवाम भी तो आपको नहीं समझती है लगता इस कि बात MQM को पाकिस्तान ने बज़ाहिर। कौमी सलामती के मामला को मद्देनजर रखा होगा? देखें, MQM का और पीपल्स पार्टी का गैर फितरी इत्तेहाद है। ये कभी भी गैर एक दूसरे फितरी के साथ बावजूद मुखलिफ इत्तेहाद तो है नहीं ना रहे। सर, यही तो बात समझ से बालातर है कि गैर फितरी सही, लेकिन इत्तेहाद तो है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी गैर फितरी है, लेकिन इत्तेहाद मौजूद है। इत्तेहाद इसी वजह से मौजूद है कि ये किसी एजेंडे के ऊपर यकजा हुए हैं और वो एजेंडा वाजे होता जा रहा है अवाम के ऊपर कि वो एजेंडा है क्या। वो एजेंडा सिर्फ इमरान खान को हटाना है, इमरान खान की पॉलिसियों को खत्म करना है, इस मुल्क की आजादाना खारजा पॉलिसी का खात्मा करना है और इस मुल्क को बिल्कुल एक डिक्टेशन के ऊपर चलाने वाला मुल्क बनाना है। उनको वो सूट करते हैं, वो उनकी हिमायत कर रहे हैं और उन्होंने इसी खातिर ये एक पूरा साजिश बिछाई और आज इस हुकूमत के खिलाफ उन्होंने तमाम लोग इकट्ठे कर लिए। देखिए मेमन साहब, आप एक बात समझाएं, कौम भी समझना चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि मरियम नवाज अमरीकी सफीर से मिलती हैं, क्या वजह है कि अमरीकी सफीर पाकिस्तान के सियासी शख्सियात से मुलाकात करते हैं? कोई वजह तो होगी इसकी। जी बिल्कुल वजह होगी, हो सकता है ऐसी रूटीन मुलाकातें हों, आमतौर पर तो यही कहा जाता है। जी बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान जो है आज अपनी आजादाना खारजा पॉलिसी की कीमत अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार किया। पाकिस्तान ने जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इन्होंने एक भी ड्रोन हमला पाकिस्तान की किसी हिस्से में होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान की सलामती सबसे अव्वल है। क्या गैरतमंद कौम और गैरतमंद लीडर होना कोई जुर्म है? और मैं अगर गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से कुछ रोज कबल भी खान साहब ने एक खिताब में आवाम से जब खिताब किया तो उसमें बात दोहराई थी कि मैं अपनी अफवाज को हुक्म देता हूं कि अगर कोई ड्रोन नजर आए तो उसको गिरा दिया जाए। उसके कुछ ही दिनों बाद हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान की सरजमीन से एक प्रोजेक्टाइल उड़ा और वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आके गिरा हुआ पड़ा हुआ था। तो ये मामला तो अलग नजर आता है, लेकिन मैं चाहूंगा रिजवान साहब इस बात का जरूर बताएं कि अब ये सूरत हाल है और अब चंद ही घंटे कह दें, चंद ही रोज कह दें, इतवार को ये मामला काफी हद तक वाजे हो जाएगा। खान साहब ने तो कहा है कि 1 लाख बंदा इस्लामाबाद में होगा। अब ये सूरत हाल में आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? इतवार का रोज कैसा होगा? देखें, इतवार का रोज पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला है। आज अवामी नुमाइंदे जिन्हें अवाम ने अपने वोटों से मुंतखब करके ऐवान में भेजा है, आज उन तमाम को, ना मैं हुकूमत की बात करता हूं, ना मैं अपोजिशन की बात करता हूं, मैं बात करता हूं पाकिस्तान की। आज उनको ये सोचना होगा कि जो वोट वो देने जा रहे हैं, हुकूमत तोड़ने जा रहे हैं, उन तमाम नुमाइंदों को ये सोचना पड़ेगा कि आया कि उनके वोट से पाकिस्तान मजबूत होगा या पाकिस्तान कमजोर होगा। पाकिस्तान की सलामती को कोई खतरात तो दरपेश नहीं हो जाएंगे। ये सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो वोटर के पास जाएंगे, उनको फेस करेंगे, तो उनको इसका जवाब इस कौम को देना होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया रिजवान साहब, आपने हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। यकीन तौर पे आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई की आज आवाम को इन तमाम तर सवालात के जवाब समझाने में कि आखिर ये जो कुछ हुआ यकदम हुआ, अचानक हुआ। अचानक कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। कहीं कोई
कोई चूक हुई, कोई कोताही हुई, तो इसकी वजह जो थी वो आज अब हमने डिस्कस की। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। भी हम बात करें कि कल खान साहब ने जो कौम से खिताब किया, उस खिताब के बाद जो सूरत हाल है वो कुछ तब्दील होती हुई नजर आ रही है। कुछ हलकों में इस सूरत हाल का ऊपर बात की भी जा रही है कि शायद इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतवार के रोज वोटिंग के दिन हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी कद काट है उसमें इसका जरूर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हमने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ वाज़ेह अक्सरियत भी हासिल हुई, और ये इसकी वजह भी हो सकती है कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द सियासी मामलात होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जनाब महराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, सीनियर साहब तज्ज़ियाकार हैं। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर मामलात क्या है और किस नहज पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। महराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। महराज साहब, ये जो पहले तो बताएं कि कल खान साहब ने कौम से खिताब किया, एज अ एनालिस्ट, एक सहाफी के तौर पे इस खिताब को आप किस अंदाज से देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खान साहब ने जब 22 साल पहले जद्दोजहद स्टार्ट की और जो वादे जो कौम से करके वो आए, 22 साल के बाद वजीर आजम बने, और उसके बाद जब क्रिटिकल सिचुएशन हुई, पीडीएम के अपोजिशन और जो मजबूत हुई और अदम एतमाद का जो वोट आया, तो उस पे जो कौम से खिताब किया है इन्होंने, वो यकीनन हर दिल की आवाज है। हम किसी की गुलामी नहीं चाहते। पाकिस्तान का कोई बच्चा भी अमेरिका या किसी भी दुनिया की गुलामी के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही हर दिल की आवाज थी। लेकिन जो वादे करके खान साहब आए थे कि जब, और जो नारे लगाए गए थे कि जब बिजली का बिल बढ़ता है तो हुक्मरान चोर होते हैं, और जब करप्शन बढ़ती है तो उन्हें दीगर चीजें की जाती हैं, इन नारों की वजह से, और जो ये खिताब कल जो खान साहब ने किया है, यकीनन इसका इफेक्ट आना है। कौम के सामने एक तालिबान खान शो हुए कि हम अमेरिका के खिलाफ जो हैं वो हैं, अमेरिका हमारे खिलाफ है, और उसमें कोई दो राय भी नहीं थी। लेकिन इसका इफेक्ट जो है कि बीके के अभी इलेक्शन जो हुए आपके, उसमें 26 सीटों से बरतरी हासिल की है हमारे पीटीआई ने, और लेकिन इसमें जो अदम एतमाद का वोट है, जिसमें मिस हैंडलिंग खान साहब ने की है, जो इमरान इस्माइल और को एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हुए और जो मुज़ाकरात में कामयाब नहीं हो पाई, और एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो अपोजिशन के साथ जाकर के सिटिंग कर ली है। उसकी एक वजह ये थी कि शायद उस तरीके से इनकी जो गिनती थी या वजन एमक्यूएम पाकिस्तान का, ये अंडर एस्टिमेट कर गए। वरना खान साहब की इटसेल्फ पोजीशन तो एक हीरो वाली है, लेकिन यकीनन जमहूरी और आवाम के जो मसाइल थे वो 3.5 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और लोग जो है वो महंगाई और दीगर मसाइल में, पेट्रोल की कीमतों की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, और जो कमिटमेंट की गई थी कि हम 1 करोड़ नौकरियां और 1 करोड़ घर और दीगर चीजें, यकीनन उसके सम्राट नहीं आए और वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, 100% भी नहीं हो पाई, और ना ही उसमें कोई परसेंटेज की इंप्रूवमेंट थी। लेकिन केपीके में जो अभी बल्दियाती इंतखाबात में जो चीजें आई हैं, वो यकीनन खिताब के बाद उनके चीजों के अंदर एक है, क्योंकि वहां जो माइंडसेट है वो यकीनन जो बेल्ट है वो अमेरिकन, और हम एज ए रिलीजियस बीइंग अ मुस्लिम, तो हम इस बात सपोर्ट करेंगे कि हम किसी के गुलाम, यहूद और नसार के गुलाम ना हो। तो ये बात तो खिताब में मेरा साहब कल जो खान साहब ने कौम से खिताब किया, या गुज़िश्ता चंद दिनों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौकफ आ रहा है कि एग्रेसिव स्टांस नजर आ रहा है, आपको लगता है कि क्या इस मौकफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदम एतमाद वाले रोज फायदा हो सकता है, या फिर इसका फायदा आने वाले इंतखाबात में हो सकता है? देखें, जो कंडीशन थी कि अगर हम टर्की के प्रेसिडेंट को जिस तरीके से आवाम ने सपोर्ट किया और लोग रोड पे निकल आए, खान साहब को भी कुछ ऐसी उम्मीदें नजर आ रही थी कि अगर सारे के सारे लोग, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले 35 से ज्यादा पार्टियां पार्टिसिपेट करती थी, और अभी सिर्फ 2 पार्टी है, एक पीटीआई है और एक पीडीएम है।
तो अवाम पीडीएम के अंदर जो पार्टियां हैं वो भी अवाम के सामने हैं, वो ऑलरेडी पहले आजमा चुकी है अवाम। लेकिन जो आने वाले इंतखाबात से पहले इस इंतखाबात में ये उम्मीद खान साहब को लगती है, ये तजिया कई हलकों में ये बात है कि शायद के आवाम खड़ी हो जाए। इतवार के रोज आवाम खड़ी होती हुई नजर आ रही है आपको पार्लियामेंट के बाहर? आवाम खड़ी हो जाए, लेकिन उसके लिए यकीनन जो इनके जो पीटीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था रूट लेवल पर, तो वो तो जीरो था। तो यकीनन आवाम के अंदर इमरान खान एज ए वजीर आजम कौम से खिताब करने के अंदर बाद जो है कुछ चीजें तो करंट पैदा कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख लोगों की जो एस्टिमेशन है इनकी और आवाम को लाके खड़ा करने की, तो इतवार को इस बात की उम्मीद पीटीआई के लोगों को जरूर है कि आवाम इतवार के दिन रोडों पर आ जाएगी। लेकिन ऐसा ये टर्की के सदर के साथ जिस तरह सपोर्टिंग की गई थी, शायद इनको भी यही उम्मीद नजर आती है कि अब आवाम रोड पर फैसला करेगी कि अगर कोई गलत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएगा या कोई इस तरीके से बिकेगा, हाउस राइडिंग होगी कि एमएनएज इनकी जिस तरह बिक गए हैं पैसों में, तो आवाम इनको जो है वो एहतसाब करेगी। लेकिन मेहराज साहब, आपने बात बड़ी खूबसूरत की है कि अगर आवाम सड़कों पे आती है। दूसरा, आपने इस बात का भी ताल्लुक जोड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रास रूट पे जो वर्कर है वो इतना मुतहरिक भी नहीं होता, वो तंजीम साजी का भी मामला नजर आता है। लेकिन इसी कमजोर ढांचे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता दिनों में और 2013 से काफी बड़े जलसे किए हैं और उसके बारे में भी कोई शक व शुबात नहीं है। अगर तो इतवार के रोज ये पार्लियामेंट में इजलास बुलाते वक्त अवाम का जम्मे गफीर वहां पे मौजूद होता है, रुकावटें तोड़ के आगे बढ़ता है, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक और मसला और मुश्किल नहीं खड़ी कर देगा? क्योंकि इतवार के रोज आपको नहीं लगता कि इतवार के रोज इजलास बुलाना स्पीकर की जानिब से कोई ना कोई हिकमत अमली इसके पीछे जरूर थी और ये तय था कि खान साहब ने ये खिताब करना है और इतवार का रोज इसलिए चुना गया कि लोग मसरूफ नहीं होते, छुट्टी का रोज होता है, लोग अपने मामलात को तर्क करके आसानी से इस तरफ इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। जी मेला साहब, देखें 3.5 साल की हुकूमत में जो वादे किए गए थे कि हम किसी तरह जो लोग करप्टेड लोग हैं उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे, पैसा बाहर से लेके आएंगे, वो नहीं हो पाया, महंगाई बढ़ गई थी। यकीनन इतवार का दिन सिलेक्ट करने का और पीटीआई के जो लोगों का परसेप्शन है वो तो यही है कि इतवार के दिन आवाम फ्री होगी, छुट्टियां होंगी और इस दिन अगर ये काम किया जाएगा तो आवाम रोडों पर जरूर आएगी, ये उनकी उम्मीद है। लेकिन आवाम को इस बात का शऊर देना कि अपने हकूक के लिए, और क्योंकि आवाम तो अपनी बेरोजगारी में, नौकरी में और अपनी महंगाई में है, जब आवाम इस नहज पे जब आती है, जब आवाम शऊर वाली हो जाती है, जब कौम शऊर और सिविलाइज होती है, तो अपने हकूक अपने लीडर के लिए आती है। रूट लेवल्स पर यकीनन पीटीआई की वर्थ इसलिए नहीं है, इटसेल्फ जो इमरान खान है वो तो पूरे दुनिया में, अगर आप यूके और दुनिया में चले जाएं, जी मकबूलियत जो लोग मुकाबला पाकिस्तान को नहीं जानते हैं तो चंद लोगों को वो जानते हैं पाकिस्तान एज ए रिप्रेजेंटेटिव के, हाँ जी पाकिस्तान, तो इसका मतलब इमरान खान। ये इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले की भी इमेज ये रही है। लेकिन जो अभी आप जो फरमा रहे हैं और जो एक हलकों में बात भी है कि छुट्टी का दिन सिलेक्ट करने का और 1 लाख लोगों की जो एस्टिमेशन है, जबकि उन्होंने कॉल नहीं किया है लेकिन वो ये बात कोड कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो लोगों ने हॉर्स राइडिंग की है और जो लोग वहां पर मौजूद और वोट डाल, मेरे ख्याल से मेहराज साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। अगर हम एक बार फिर से करेक्ट कर सकें मेहराज साहब को, क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू है, यहाँ पे ये सवालात उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली देखें, जो जनाब इमरान खान साहब का एक स्टांस देखें, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका मौक़िफ़ यही रहा कि वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। आखिरी गेंद तक मुकाबला कैसे मुमकिन होगा, ये बात बहुत ही अहम है कि आज जिस अंदाज से एक बड़ा अहम दिन है, जुम्मे का रोज और मुलाकातों का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी खान साहब इस बात के लिए पुरुमीद हैं कि जो रूठे हुए इत्तेहादी हैं वो एक बार फिर से हुकूमत का हिस्सा होंगे, या कम से कम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में हुकूमत को एक रिलीफ की सूरत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या ये सब होगा या नहीं, ये बात बड़ी अहम है। साथ साथ मेहराज साहब ने जो बात की उसको जोड़ते हुए एक बात ये भी कहनी होगी कि जी मेहराज साहब, आप मेरे ख्याल से मेहराज साहब लाइन पे आ चुके हैं। जी मेहराज साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, आप कुछ फरमा रहे थे।
तो यकीनन अगर 22 करोड़ आवाम का सामना अगर ऑपोजिशन को और ये जो 177 जो लोग हैं और जो अभी कह रहे हैं कि 200 से ऊपर चले जाएंगे, जो लोगों ने पैसे लेकर के अपना ईमान या अपना नजरिया सेल आउट किया है, उन्हें अगर 22 करोड़ आवाम के सामने अगर फेस नहीं करना पड़ेगा या फिर वो रोडों पर नहीं आएगी, तो कम से कम आखिरी दर्जे में पीटीआई के कारकुनान तो रोडों पर जरूर होंगे। और लेकिन इससे सूरत हाल क्या होगी महराज साहब, इस बात की मंजरकशी तो करें कि अगर एक जानिब पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट की तरफ रुख करते हैं और जाहिर सी बात है पार्लियामेंट लॉजिस से उन्हें पार्लियामेंट तक जाना है, वो चंद मिनटों का फासला है, लेकिन आवाम तो वहां तक नहीं पहुंच सकती, तो आवाम क्या डी चौक तक पहुंचेगी? आवाम को अगर पहुंचना है तो इस्लामाबाद के किस इलाके तक पहुंच सकती है? और जो सिक्योरिटी का एक मामला नजर आ रहा है, जो आज ये भी बात सामने आई कि सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में अगर आवाम सड़कों पे आ भी जाती है तो आपको लगता है कि हुक्मरानों को या एमएनएस को कोई इस बात पे कोई फर्क भी पड़ता हुआ नजर आए? देखिए, ये तो पहले भी ऑपोजिशन के तहफुजात में से एक चीज है कि हमें गायब कर दिया जा सकता है और हमें ऐसा ना हो कि वोटिंग से पहले जो है, तो इसी वजह से ये सेन हाउस के अंदर और दीगर जगहों पर, मैरिट होटल्स में और दीगर जगहों पर जिस तरह खबरें हैं कि यहाँ मौजूद हैं, जो उन्होंने अभी इजलास भी किया है, उसमें तकरीबन इनकी काउंटिंग भी काफी ज्यादा है, जो पीटीआई के एमएनएस थे वो भी वहां मौजूद हैं। तो यकीनन ये अपने घर तो नहीं है, ना अपने घर पर जा रहे हैं, ना अपने एज हल्के में जा रहे हैं जहां पर इमरान खान के नाम पर इनको वोट मिला था और ये एमएनएस बने थे। तो जिन्होंने वोट डाला था, जिसके नाम पे डाला था, उनका अपना एग्रेशन तो बिल्कुल बनेगा और यही उसकी कड़ी है कि ये दिन जो सिलेक्ट किया गया है उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो कौम से खिताब किया गया है, और ये खिताब बिल्कुल तारीखी खिताब था कि कोई रिटर्न बेस नहीं था, एक जनरल आवाम और लाइव था, ये भी तारीख में नहीं था कि कोई था जी आवाम के साथ जनरल बात की गई और उनको ये बात मोटिवेट किया गया कि मैंने जहां तक करना था मैंने किया। और जैसे मुशर्रफ ने जाते हुए कहा था कि पाकिस्तान का अब अल्लाह ही हाफिज है, बिल्कुल सही तो लेकिन इसने पाकिस्तान से जाने से पहले नहीं, उससे पहले कौम को एक मोटिवेशन देने की कोशिश की है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई इमरान खान के लिए हो सकता है कि कलील हो, कम हो, लेकिन जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं वो तो एक हद के दर्जे से करते हैं, उन्हें से कोई गर्ज नहीं है जितनी महंगाई हो जाए। वो कहते हैं कि 70 साल से जायद खराबी को दूर करने के लिए 3.5 साल का अरसा नहीं होता। 1940 में जब पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा गया था, तो एक दिन में ख्वाब वो या 3.5 साल में पाकिस्तान नहीं बना था, बल्कि 7 साल के बाद बना था। और ख्वाब देखना 3.5 साल के अंदर किसी भी चीज की तब्दीली का होना एक मुश्किल होता है। नई चीज का बनना आसान होता है, लेकिन किसी खराब चीज को पहले उसको अनफ्रीज किया जाए, फिर फ्रीज किया जाए, यानी कि, और फिर आप ये देखें, आवाम इस बात को एनालाइज कर रही है कि जो लोग आपस में गर्दोगबा होते थे, जो लोग आपस में एक दूसरे की नस्लों को गालियां देते थे, आज वो एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। आज इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम कोई चीज जब खाते हैं तो अपने हाथ से, तो 5 छोटी बड़ी सारी उंगलियां मुंह में खाते वक्त एक हो जाती हैं, लेकिन जब फिर बाहर आते हैं तो 5 उंगलियां बिल्कुल अलग स्कैटर हो जाती हैं। तो यकीनन ये जो इत्तेहाद नजर आ रहा है ये आर्जी है, ये आवाम को भी इस बात का एक तबके को पता है, जो क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है वो दुनिया की 67% यूथ मौजूद है। ये बूढ़ों का मुल्क नहीं रहा है। आज से 30 साल पहले तो ये बूढ़ों का मुल्क था, लेकिन 2022 में ये जवानों का मुल्क है। तो यकीनन जो यूथ है, जवान है, वो किसी भी पार्टी में उस बात को समझती है। मेरा साहब माजरत का कथा कलामी कर रहा हूं, आप बात बहुत खूबसूरत करते हैं। एक चीज का इसमें इजाफा कर दें, क्योंकि कराची की आवाम इस पॉलिटिक्स के लिए बड़ी नजर जमाए बैठी हुई है। खास तौर पे कराची में साल से एमकेएम का मैंडेट रहा। इस बार जब इंतखाबात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया गया। अब एमक्यूएम जो हुकूमत की इत्तेहादी जमाती 3.5 साल तक इत्तेहादी जमात रही और आखिरी वक्त तक एमक्यूएम की जानिब से कोई इतना बड़ा शिकवा वफाक के साथ सामने नहीं आया जितना सूबाई हुकूमत के साथ सामने आया। लेकिन फिर भी एमक्यूएम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा होने का और पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठने का ऐलान किया। इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये बोलने की जसारत दीजिएगा कि
यकीनन शुरू से ही एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की तो नहीं बन सकती। इनकी सियासत की बुनियाद ही पीपल्स पार्टी वर्सा एमक्यूएम रही है। लेकिन अगर आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी के नेशनल असेंबली का लास्ट ईयर का मार्च का अगर बयान सुना हो तो उन्होंने कहा था कि हमने आपको नक सपोर्ट की है और हम आपसे उम्मीद करते हैं। 3 तकाजे उन्होंने नकात रखे थे कि इनके 100 से ज्यादा लोग जो मिसिंग हैं, अगर सपोज दैट कि उनके ऊपर कोई जुर्म भी है तो उन्हें कानून सामने रखा जाए और जमहूरियत जहां पर होती है वहां मिसिंग करने वाले लोग नहीं होते। जमहूरियत के अंदर लोग तो मिस हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है उसके हालात ऐसे खराब हो गए हैं, ना उसके कोई रोड का है ना तालीम का, किसी भी चीज का। इसमें सबसे बड़ा किरदार यकीनन 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने किया था इस शहर का बेड़ा गर्क, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसके साथ वो इत्तेहादी बने थे उसको डील करने के लिए जब वजीर आजम खुद 3.5 साल के बाद आए तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया और उनका और उम्मीद की कि ये इनके मसले हल करेंगे। लेकिन उसके बाद 2 लोगों ने इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। एक इमरान इस्माइल, जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इमरान इस्माइल साहब 4 बजे शाम को उठते हैं और 7 बजे के बाद, तो लिहाजा मेरे ख्याल में वफाक से और पीटीआई से एमक्यूएम को समझने में गलती हो गई है क्योंकि इन्होंने इसका वजन नहीं समझा। ये मेक और ब्रेक की पार्टी थी इस टाइम पर, पाकिस्तान की वो पार्टी थी कि ये बना भी सकती थी और इसको हटा भी सकती थी। ऑपोजिशन एमक्यूएम के बगैर जो है वो अदम एतमाद का वोट नहीं जीत सकती थी, लेकिन ये बात शायद इनको समझ है। दूसरी बात ये जो अहम है कि पीपल्स पार्टी अगर सपोज दैट एमक्यूएम जो है कि वो मुतालबात, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था जब इन्होंने सीएम हाउस पे एहतजाज किया तो पीटीआई के वर्कर और रहनुमा वहां से चले गए और एमक्यूएम के रहनुमाओं को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वहां एक भी पीटीआई का जो है वो रहनुमा मौजूद नहीं था। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस बात को भी देखा है कि जहां हमारे हकूक की बात है वहां ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात है जब ये डील नहीं कर रहे हैं, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान को वजारत का मसला था तो 2 वजारतें थी और इनको गवर्नरशिप भी दे रहे थे और इनको जहाज रानी के लिए भी तैयार थे, लेकिन इनका मसला बल्दियात था। जब तक बल्दियात में शहरी और जो हमारे अर्बन और रूरल एरियाज हैं, पीपल्स पार्टी इस पे तैयार है और पीपल्स पार्टी अपने मफादात के लिए तैयार है क्योंकि पीपल्स पार्टी की नजरें वफाक पर हैं। आने वाली जो बारी है वो समझते हैं कि बिलावल वजीर आजम है, तो लिहाजा वो ये समझते हैं कि अगर एमक्यूएम को हम शहरी हुकूमतें दे देते हैं तो हम वफाक में आसानी से बैठ सकते हैं। ये बात पीपल्स पार्टी भी बात समझ चुकी है, इस वजह से उन्होंने, और अभी मैं समझता हूं कि एमक्यूएम ने जो है वो एमक्यूएम की जो दुश्मनी हुई है, एमक्यूएम के साथ जो ज्यादती हुई है, एमक्यूएम का जो मैंडेट लिया गया है, दरअसल वो पीपल्स पार्टी ने नहीं लिया था, वो पीटीआई ने लिया था। इनकी जो 26 सीटों में से सारी सीटें जो ली गई थी वो पीटीआई को मिली थी। तो लिहाजा अगर इन्होंने ये डिसीजन लिया है और इनको ये अपनी पुरानी सीटें वापस मिल जाती हैं, और पीटीआई ने यही नारा लगा के लिया था कि यहाँ जुल्म होता है, एमक्यूएम ये करती है, एमक्यूएम ये करती है, एमक्यूएम के कारकुनान ये करते हैं, तो लिहाजा वो इत्तेहादी बनने के बाद वो आवाम जिसने पीटीआई को कराची में वोट डाला था वो तो वैसे ही पीटीआई की तरफ से सिलेंडर हो चुकी है और नारा हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहराज साहब, आपने बड़े जबरदस्त अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता जरूर रहेगा। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात करें कि मुल्क में जो मौजूदा सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर नजर आ रहा है और कल जिस अंदाज से वजीर आजम पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया और फिर वजीर आजम के अपने इत्तेहादी वजीर आजम को छोड़ते हुए नजर आए, जिसके हवाले से वजीर आजम ने एक बार फिर से उम्मीद का इजहार किया कि वो हो सकता है कि एक बार फिर से लौट के हुकूमत का हिस्सा बनते हुए नजर आए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अशफाक मंगी साहब, वाइस चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी के मौजूद हैं। इनसे जरा जानते हैं कि आखिर मौजूदा सियासी दर्जा हरारत क्यों इतना उरूज पर नजर आ रहा है
है और कल और परसों में क्या कुछ डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं? अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अशफाक साहब, हुकूमत के इत्तेहादी छोड़ के चले गए, खासतौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान का तस्करे से अगर आगाज किया जाए तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने 3.5 साल की मोहब्बतों और रफाकतों को बुला के ऑपोजिशन की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर दिया। इस मामले के ऊपर आपका क्या तज्जिया होगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सियासत में किरदार बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल मुझे सियासतदानों का जो है वो कुछ लोगों का किरदार मुझे मशकूक नजर आ रहा है। उनका किरदार बिल्कुल वाज़ेह है कि 3 साल हुकूमत में रहने के बावजूद वहां पर मजे वजारतें ली और मजे लिए, और आज जब मुश्किल वक्त आ गया तो उनको इत्तेहादी छोड़कर जो है वो बाजार में फरोख्त हो गए। और आपको पता है कि बाजार में खरीदार बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम यकीनन वो बड़े मायूस हैं। देखें 70 सालों से हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आज हमें यहाँ पाकिस्तान में देखें, या ना तो अमन अमा है, यहाँ पर हमारा नौजवान खुदकशियां कर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पीने का साफ पानी नहीं है। देखो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाओ, वहां पर कितने तरक्याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमें ऐसे सियासतदान मिले हैं, ऐसे लीडरान मिले हैं जिन लोगों ने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इमरान खान साहब को इसीलिए जो है वो कौम ने वोट दिए थे ताकि इन जालिम जागीरदारों से, इन करप्ट सियासतदानों से हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से 3 साल इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे। बिल्कुल मैं मादरत से ये कहना चाहूंगा कि खान साहब भी जो है वो यू टर्न लेते गए और कोई उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आज देखें जिनको ये जो है वो मासूम कहते थे, नफीस कहते थे, आज उनको वो लोग छोड़ के बाजार में बिक गए। उनका किरदार आप देख रहे हैं कि क्या है। वो हमेशा जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो ये अपने आप को बेच देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी क़यादत होने जो है बहुत जरूरी है, जो इस मुल्क के लिए डट के खड़ी हो जाए। मैं इस पे भी इमरान खान साहब को मैं किसी हद तक जो है वो खराज तहसीन पेश करूंगा। वो इसलिए कि जो अभी इनका मामला हुआ है ये लेटर का, या जो ये रूस के दौरे पे गए और जो मुल्क के हिसाब से जो स्टैंड लिया है, उसने ये कहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं है, सबसे पहले हमारा मुल्क है। बिल्कुल बशमूल अशफाक मंगी सियासी वर्कर समेत कोई भी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम सब इस मुल्क के जो है वो खैर ख्वाह, हम इस मुल्क के लिए जान दे सकते हैं। हमारा आजाद मुल्क है, हमारी आजाद रियासत है, और हम कदर की निगाह से देखते हैं। हमारे मुल्क में उन जवानों को हम खराज तहसीन पेश करेंगे, पाक अफवाज को हम खराज तहसीन पेश करेंगे, जो हमारे लिए जो हमारे मुल्क पे जो बुरी नजर डालते हैं। तो उसके साथ साथ बस वो मुझे बड़ी ये जो मायूसी हुई है वो इन नाम निहाद सियासतदानों से हुई है जो बाजार में जो है बिक रहे हैं। अशफाक साहब, आपने ये बात तो कह दी कि यहाँ पे सियासतदान बाजारों में बिक रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे और आवाम को जरा समझाने में मदद कीजिए कि एक जानिब एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट होती है कि एक खत आता है, इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, पाकिस्तान के सफीर को बुला के इस तरीके से बातें कही जाती हैं, फिर यकदम जो अदम एतमाद की तहरीक है वो उरूज पर नजर आती है। ना सिर्फ ऑपोजिशन के मेंबर और फिर ऑपोजिशन के अलावा हुकूमत के इत्तेहादी भी एक एक करके उस तरफ चले जाते हैं कि वो अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा हो जाएं। आपको ये जो तमाम तर सूरत हाल नजर आ रही है, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकती है? देखिए मैं दो तरफ से ये बातें देख रहा हूं। ठीक है, अदम एतमाद की तहरीक के साथ साथ ये एक नया इशू आ गया, लेकिन मुझे भरोसा है अपनी अस्करी क़यादत पर, मुझे भरोसा है अपने पाक अफवाज पर, मुझे भरोसा है पाकिस्तानी कौम पर, एक एक आदमी पर। यकीनन अगर जो चीज होगी उसको बारीक बीनी से जो है वो यकीनन हमारे इदारे देख रहे होंगे। इस पे तो मैं जो है वो ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन अदम एतमाद के हवाले से जाहिर है। देखें मैंने कहा ना, बाजार में लोग बैठे हुए हैं, अभी वो उन लोगों ने अपने आप को बेच दिया है, कौम का सौदा कर दिया, उसने अपना किरदार मशकूक कर दिया। तो इस पे तो साफ नजर आ रहा है देखिए खान साहब का जो है वो इक़्तिदार अभी खतरे में है।
वो तो जाहिर ही है, लेकिन लेकिन खान साहब जो कह रहे हैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, अगर मैं हार भी गया तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो उसके बाद आखिर होगा क्या? देखें, अगर खान साहब ये 2 दिन के बाद वजीर आजम पाकिस्तान नहीं रहते हैं तो वजीर आजम पाकिस्तान फिर शहबाज शरीफ होंगे, फिर सदर पाकिस्तान जरदारी साहब होंगे, फिर जनाब वही करप्ट टोला होगा, तो हम कहां जाए, पाकिस्तानी कौम कहां जाए? ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तानी कौम को भी सोचना चाहिए, अवाम को, वो जो वोटर हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई ये आखिर लोग हैं कौन यार? ये जिन लोगों ने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, आज ये वही कह रहे हैं, आखिर हमें क्या करना चाहिए? और मैं अपील करूंगा, जाहिर हमारी जो रियासती जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको यकीनन मैं जो है वो अपील करूंगा कि बारीक बीनी से देखा जाए, हम कब तक पिसते रहेंगे ये करप्ट टोला? क्या ये हमारे मुल्क का पैसा लूट कर फिर इसी तरीके से बाजार में जाएंगे और जो खरीदो फरोख्त करेंगे? तो मैं ये बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक वंगी साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पे यहाँ पे जो गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब अशफाक वंगी साहब, ये बड़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इस हवाले से बड़े सारे सवालात से घिरा हुआ नजर आता है। यहाँ पे मौजूदा सिनेरियो में अगर कोई चीज है तो वो आखिर क्या होगी और इसके डेवलपमेंट्स के असरात क्या होंगे, इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क में सियासी हालात चल रहे हैं और जो कल खान साहब ने तकरीर की, और इतवार के बाद ये सूरत हाल यहाँ रुकने वाली नहीं है, किसी भी सूरत में आगे बढ़ेंगे मामलात, चाहे नतीजा जो भी हो इतवार के रोज। इसी वजह से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन करें जनाब कामरान साकी साहब, पाकिस्तान के नामवर सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर मामलात क्या है और अब इसका अगला मुस्तकबिल क्या होता हुआ नजर आ रहा है। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब, कल पहले तो मैं चाहूंगा एक एक करके जरा गुफ्तगू में हम बात कर लेते हैं कि कल जो खान साहब ने तकरीर की, कौम से खिताब किया, लाइव गए, उस तकरीर को, कौम से खिताब को आप किस अंदाज से देखते हैं? सरकारी वसाइल का ज़िया समझता हूँ मैं इसे, और ये न सिर्फ खान साहब बल्कि रवायत रही है कि जो भी इक़्तिदार में रहता है वो पीटीवी और सरकारी इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। वो ना सिर्फ इस 5 साल के दौरान जो इक़्तिदार के मिलते हैं, बल्कि अपने अगले इलेक्शंस की तैयारी के लिए भी जो उन्हें कोशिश करते हैं कि जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिले हैं उसे अवेल करें। ये सिर्फ अगले इलेक्शन की तैयारी थी और इससे नुकसान मुल्क को यकीनन हुआ, और आपका अपना जो दोस्त मुमालिक हैं जिनके आप माजी के अंदर इत्तेहादी रहे, जिनमें आप बुरा कहें भला कहें, लेकिन आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके दफाई निज़ाम को बेहतर करने के लिए जिन्होंने आपको कर्जे भी दिए, इमदाद भी दी, उनके साथ आप ताल्लुकात खराब करने की तरफ आप गए, और उसका यकीनन हमें तो कामरान साहब, आप कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब करने की तरफ गए, तो इस जुमले से मुझे ये समझ आ रहा है कि पहल हमारी तरफ से हुई ना कि वहां से हुई। बिल्कुल इसी तरह ही है ना। तो आप देखें, आप लोगों को अगर बिला वजह कहेंगे कि एब्सोल्युटली नॉट फ्ला और वर्ड, ये आपके कोई मजारे तो नहीं है, वो सुपर पावर्स हैं, चाहे खुद साख्ता हैं या खुद से बनी हुई हैं या सो कॉल्ड हैं, वो बहरहाल एक ताकत उनकी है, वो चाहे चाइना हो, रशिया हो या फिर अमेरिका हो या यूरोपीय ममालिक हो, उनकी एक पावर तो यकीनन है। और आप जिसे लेके खाते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि उसके फिर गुने गाने चाहिए, उसकी इतराजात और चीजें नहीं करनी चाहिए, या फिर अपने आप जमहूरी निज़ाम को और चीजों को इतना मजबूत कर लें, अपनी मैशत को पांव पे खड़ा कर लें कि आपको दोबारा वर्ल्ड बैंक, IMF जो उन्हीं के खैर इदारे हैं, उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं, उनके पास ना जाना चाहिए। तो फिर आप यकीनन बराबरी की सतह की बात करें, उन्हें आंखें दिखाने की बात करें उनके ऊपर, बल्कि अगर आपकी जरूरत पड़े तो वो अगर आपकी तरफ मैली आंख से देखे तो उस आंख में जो है वो एटम बम चाहे घुसा दें, लेकिन पहले किसी मजबूत बेस पे तो खड़े हो जाए। वो गलती तो ना करें जो यूक्रेन ने की, मुख्तलिफ ममालिक के कहने पे जो है वो रशिया के साथ बिला वजह का पंगा ले लिया, और अब दुनिया जो है वो उसकी सिवाय बैनात की हद तक और 2-4 उन्हें कोई इमदादी असले के लिए पैसे दे के वो कहती है जी हम आपके बहुत साथ खड़े हैं। वहाँ पे जो मरने वाले लोग हैं, जो अवाम वहाँ पे भुगत रही है, उन यूक्रेनियों से पूछिए, वो खुदा न खास्ता हम तो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कामरान साहब, जिस खत का तस्करा किया जा रहा है, जिस
सर कौन से खत का मजाक करते हैं? वो खत आपका अपना बंदा लिख रहा है, अगर वो उसका की हकीकत भी है, मैं आपको कहूँ जी कि फलां ने आपको ये यूं कर दिया, तो वो क्या अमेरिकन ने आपको खत लिखा है? वो खत तो आपका अपना सफीर जो है वो मैं आपको यही लिखा चाह है। रहा हूं कामरान साहब, इसको समझाने में आवाम को भी जरा मदद करें कि वो जो खत चाहे अपना ही बंदा लिख रहा हो, लेकिन उस खत में जो वो जो गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है, क्या वो ऑफिशियल होती है या अनऑफिशियल होती है? देखिए, ये अगर ऐसी गुफ्तगू दो तरह से होती हैं। एक ये होता है कि आपका एम्बेसडर जो वहां पे मौजूद होता है, जो उन्हें मरासले थमाए जाते हैं, जो उनके साथ एहतजाज किया जाता है, या जो उनके साथ वादे किए जाते हैं, या जो आपने ट्रेड करनी होती है, या उन्हें कोई आपसे कुछ चीज चाहिए होती है, वो दो तरह से आपको कहते हैं। एक ये है कि वो आपको बुला के ये इन रिटर्न आपको कहते हैं कि जी ये हमारी डिमांड्स हैं, या आप हमारे इत्तेहादी बने, हम फलान एक काम करना चाह रहे हैं। दूसरा, वो आपसे मुतालबात कुछ करते हैं जो सीक्रेट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम उनसे लेके खाते हैं तो फिर उनकी माननी भी पड़ती है ना। आप ये ना कहें कि मैं चौधरी ना पंगा पिंड दे लै लांगा और चौधरी को बाद कोई चीज भी नहीं लैन जावांगा। वो सीक्रेट एक्ट के तहत वो सफारती जो आदाब हैं उनकी खिलाफ वर्जी है कि अगर आप उन चीजों को डिस्क्लोज करते हैं, अगर ये हुई भी। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरी राय है उसमें ऐसा नहीं था। अगर वो आपसे कोई ख्यालात का या चीजों का इजहार करता है, अब उसका स्याको-सबाक क्या था? लेकिन क्या मैं इसके साथ ये सवाल जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर जो दोस्त हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि क्या किसी दूसरे मुल्क को इस बात का हक और इख्तियार होना चाहिए कि वो हमारे मुल्क में कौन बरसर इख्तिदार हो और कौन ना हो उसका फैसला करें, ना कि अवाम करें? तो फिर यानी आप दुनिया में मजाक बनना चाहते हैं? वो दोस्त हमारे चाहे नाराज हों, वो यानी ये समझते हैं कि सुपर पावर हमारी किस्मत का फैसला करती आई हैं और अब भी करेंगी। क्या आप अपनी स्टेट को जहां पे आप रह रहे हैं और रिस्क कमा रहे हैं, जिसका आप फौज और आईएसआई के ऊपर इतना सीना चौड़ा करके हम फख्र करते हैं, फिर खुदा न खास्ता वो नाकाम हो गई हैं आपके दिफा के लिए कि आप बैरूनी ताकतें और चीजें जो है वो आपके वजीर आजम को मुंतखब करती हैं, फिर आप ईसीपी को खत्म कर दीजिए और फिर एक बैनुल अक़वामी कमेटी बना दीजिए कि जी यूएन और ये सुपर पावर्स मिलकर हमारे वजीर आजम का इंतखाब करें। खुदा का खौफ करें, अपने मुल्क को इतना हकीर ना समझें, इसके इदारों को इतना ना समझें कि ये खुदा न खास्ता जो है वो बिके हुए हैं और उनके इशारों के ऊपर चलते हैं। ये यकीनन है कि वो असर जरूर रखते हैं और वो कोशिश जरूर करते हैं फंडिंग और चीजों की। तो फिर अगर मैं फंडिंग की बात करूंगा तो कहा जा सकता है कि ये गुफ्तगू का आना, तुरंत फंडिंग का केस तो अभी तक पीटीआई का हल नहीं हुआ। तब मैं ये भी कह सकता हूँ फिर कहीं नहीं मुमालिक से फिर पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा था और अब आपको नजर आ रहा है कि आपने हार रहे हैं, तो जी दूसरी पार्टी को इस दफा पैसे दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे। तो कामरान साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये खत का आना और तहरीक अदम एतमाद का जमा होना, ये दोनों महज इत्तेफाक हो सकते हैं, इसमें कोई ताल्लुक होता हुआ नजर नहीं आता। रूटीन मैटर्स होते हैं, ये रूटीन के अंदर ऐसे बहुत सारे खत आ रहे होते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये वजीर आजम साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है और अभी तक इनके वजीर आजम है, तो हम उनकी शान में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इनके अनाड़ी होने की वजह से इन्होंने ये चीजें डिस्क्लोज की। ये रूटीन में होते हैं। आपसे शम्स से एयरबेस जब उन्होंने ली, आपसे जब उन्होंने ड्रोन हमले हुए, आप किसे नहीं पता कि उसामा बिन लादेन वाला क्या मामला था। ये बहुत सारी चीजें ऊपर वाले लेवल पे हो रही होती है और अवाम को फिलहाल बताना, क्योंकि वो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान ही है जो इसके फैसले कर रहे होते हैं और वक्त आने पे हमें बता भी देते हैं, तो ये चीजें डिस्क्लोज करने वाली नहीं होती। अगर आपका तजर्बा नहीं है सियासत के अंदर तो आपने चीजें डिस्क्लोज कर दी हैं, तो फिर आप कौम को किस बहाने पे खड़े कर रहे हैं? आप क्यों उन सफारती अदाब और चीजों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? आपने तो कल लंदन या अमेरिका में होना है। आपके अपने वजीर अभी तक जो है वो अमेरिका से, शहबाज गिल का देख लीजिए कि वहां पे अभी हॉस्पिटल से एजाजिया ले रहे हैं, तो आपने तो वहां चले जाना है। रहना यहाँ पे गरीब आदमी कामरान साकी ने है और आप मनीष साहब ने है और बाकी लोगों ने है। हमारी जिंदगियों से और चीजों से ना खेलिए और हमें यूक्रेनी शायरी ना बनाइए। अच्छा कामरान साहब, एक आखिरी बात का जरूर जवाब दे दें कि अब जो इतवार के रोज इजलास बुलाया गया, हुकूमत की एक वाज़ेह हिकमत अमली तो यही नजर आती है कि लोगों को भी बुलाया जाए और इतवार को जो इजलास है छुट्टी के रोज रखा जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस इजलास को देखें और प्रेशर बिल्ड किया जाए अपोजिशन पे और खास तौर पे हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो रही हैं उन पे। आपको लग रहा है इसका कोई नतीजा अलग होता हुआ नजर आए? कल एक इंडियन चैनल ने मुझसे पूछा, उसने कहा कि वाहन के अंदर आज बहस है तो आप क्या समझते हैं मामला हल हो जाएगा? मैंने कहा कभी आपको ये लगा है कि किसी एक ने कोई तरीके अदम एतमाद या कोई बिल भी पेश किया और दूसरी पार्टी बहस के जरिए मुस्बत उसे जाएंगे, हम वहां पे तमाशा देखेंगे, वहां एक पार्टी बोलेगी तो दूसरी एहतजाज करेगी, दूसरी बोलेगी तो पहली एहतजाज करेगी। ये ऐसा ही हाल है। ये सिर्फ अगले इलेक्शन की तैयारी है, इससे तरीके अदम एतमाद। और अगले इलेक्शन में क्या तहरीक इंसाफ को इस मामले से एज हासिल होगी? आने वाले आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ इसकी बेनिफिशियरी हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि केपी के बल्दियाती इंतखाबात में
केपीके के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत सकते हैं कि अगर वो बाइज्जत तरीके से इमरान खान मुस्ताफी हो जाते हैं तो तहरीक तो आपको पीटीआई अगले इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत में नजर आएगी, इतनी वाज़ेह नहीं लेकिन दूसरी या तीसरी जगह पे जरूर नजर आएगी। अगर ये तहरीक अदलनवाद कामयाब हो जाती है और वजीर आजम उससे पहले इस्तीफा नहीं देते तो पीटीआई का वही हाल मुझे नजर आ रहा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का था और 7-8 नशिस्तें लेके आज वो असेंबली में बैठी। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साकी साहब पाकिस्तान के नामवर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और यकीन तौर पर यह बात का आता भी करा कि क्या कुछ मामलात हैं, क्या कुछ महरकात है और उसके ऊपर एक भरपूर तज्जिया भी पेश किया। यहाँ पे ये बात तो वाज़ेह है कि हमारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले तमाम तर मेहमान अपना तज्जिया देने के लिए बाइख्तियार होते हैं और वो जो तज्जिया देते हैं वो अपने अपने अंदाज में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये गुफ्तगू आज जुम्मे का रोज़ है और गुफ्तगू अपने इख्तिताम पर पहुंच रही है और आपका खास तौर पर पहले शुक्रिया अदा करना था नाजरीन का, क्योंकि आपने भरपूर प्यार दिया, भरपूर साथ दिया और उम्मीद करते हैं कि ये प्यार और साथ आपका हमारा रमज़ान के महीने में भी जारी रहेगा। जैसे कि आज जुम्मे का रोज है और अब जब हमारी पीर के रोज मुलाकात होती है तो पीर के रोज ये ऐन मुमकिन नहीं बल्कि हकीकत है कि पहली रमजान मुबारक या दूसरी रमजान मुबारक होगी। तो रमजान का महीना जैसे ही शुरू होगा तो आप हमें रोज 7:30 बजे से रात 9 बजे तक, रात 7:30 बजे से रात 9 बजे तक हर इफ्तार के बाद से हमें स्क्रीन पे देखेंगे और हमारी खुसूसी नशियात पैगाम रमजान का एक बाकायदा तौर पर आगाज होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से आपने हमें अब तक मोहब्बतें दी, उम्मीद करते हैं ये मोहब्बतों का सफर उस वक्त भी जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए जो मौजूदा आने वाले दिन हैं, जो मामलात हैं, वो खैर आफियत के साथ हल होते हुए नजर आए और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम तर पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम तर पाकिस्तानियों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।